वशत कना शुमारा उश्ता पद उश्ता चिपीश माँ का पुत्रान कन गबित की किडनी वाले के कुजाम मारा बीमारी तहा चूने प्रोसीजर कनक ग्लूटन थी और कुजाम प्रिकॉशंस हमारा कनक ग्लूटा चिचो आप पर ग्लूटी पूरा रूचे तहा चूँकि मना चो खबर बीता के 18 अश्ता ग्लास जो अस्ते और ग्लूटी आप अगर तो लूटे की थी स्किन हेल्दी भी तई डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव भी थी किडनी एक्टिव बेबा भले अगर तो आसा गिलास भी वरे तो इट्स फाइन, कोई मसला नहीं। ये डॉक्टर हमारा पूछता है ऐसा ही है कि अगर हम 18 नहीं कम से कम 12 गिलास पी लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हम 18 गिलास पी लेंगे तो अच्छा है ना, ज़्यादा बेहतर है। मतलब 12 गिलास मिनिमम है और उसके बाद फिर आपकी लाइफस्टाइल पे मुनासिर है कि अगर वो आप आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा सा पानी का इंटेक और बढ़ाना होगा। सही। और इसके अलावा अक्सर हम बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं लाइक जिसमें हमारे मशरूब शामिल हैं। सो क्या इनका भी वही रोल प्ले है जो पानी का रोल प्ले है, वो भी हम पी रहे हैं 18 गिलास? जिस तरह मोस्टली फील्ड में हमें इलेक्ट्रोलाइट हमारे बड़े इम्बैलेंस होते हैं, लाइक हमें सोडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम जो है वो पानी में वो चीज़ें हमें मिल नहीं पाती। अक्सर लोग ORS का भी इस्तेमाल करते हैं। सो उसके बारे में ज़रा हमें बताएं कि अगर हम इस तरह की सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर खुश्क साली आई हुई है, गर्मी बेतहाशा है, तो क्या हम इनको भी अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं? लाइक ORS अगर आपने बॉटल बना दिया उसका पानी हम पी सकते हैं, ये ठीक है हमारी सेहत के लिए? वो एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें सिट्रेट मौजूद है तो वो फ़ायदेमंद है। जैसे ORS है या लेमन जूस है, तो उसमें सिट्रेट मौजूद होता है। तो सिट्रेट जो है वो स्टोन इनहिबिटर है, मतलब उसकी मौजूदगी जो है वो स्टोन बनने को रोकती है। हाँ, तो पानी के साथ अगर सिट्रेट कंटेंट अगर हम लें तो उसमें जो है वो बहुत अच्छी बात आपने कही। शुमा जोस्ते अक्सर माँ लीमू शरबत और बासियाँ जो चीज़ जोस्ते अच्छा रोज़मर्रा में इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अगर आए माँ उतनी लाइफस्टाइल तो का ऐड बेकनी और अंचू के माँ आप भी बात ज़्यादा हो रही है गिलास अगर माँ लेमन जूस बेवरी तो ज़्यादा बेहतर है। और ऑरेंज भी हम पी रहे तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बात चल रही मशे भी इस्तेमाल बेकनी एग्जैक्टली आप वो कोई नेमो बदल नहीं इसते, लेकिन ये अंचू चीज़ें कि वर्गा चे शुमा ए पे बीमारी ची कमी महफूज बहता। और इसके अलावा और कौन सी हम एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो पी सकते हैं? देखिए एनर्जी ड्रिंक जिसमें जैसे आपने ORS का नाम लिया, तो वो लोग जो एथलीट हैं जो कि आउटडोर काम कर रहे हैं या मजदूर हैं बेचारे जो कि धूप में ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनमें तो ज़रूरी है क्योंकि उनको ग्लूकोज भी चाहिए उनको, क्योंकि पसीने के ज़रिए से इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से खारिज हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सोडियम, कैल्शियम। तो उसकी वजह से जो है ना बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो डेली रूटीन में मतलब उनको अगर सिंपल अगर ORS जो कि सिर्फ एक साशे होता है वो 1 लीटर पानी में मिला के पी लें तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अच्छा सर, हम डायलिसिस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, डायलिसिस मोस्टली पहले हम जब छोटे थे तो हमें सिर्फ ये पता था कि डायलिसिस अक्सर ओल्ड एज में होता है। अब हम देखते हैं डायलिसिस बच्चों के भी हो रहे हैं, यंग एज में भी डायलिसिस हो रहे हैं। तो इसकी मेन वजह क्या है? क्या हम जितने ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क में जा रहे हैं उतनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं हमारे पास? देखिए ऐसी बात नहीं है, मतलब ये बीमारियां पहले भी होती थी लेकिन उस वक्त डायग्नोसिस नहीं होती थी, तो लोगों को पता चलता। आजकल यही कहते हैं कि पहले इस बीमारियों का हमने नाम ही नहीं सुना था। तो बीमारियां तो बदस्तूर वहीं पे मौजूद थी लेकिन उनकी रिसर्च नहीं हुई थी, डायग्नोसिस नहीं हो रहे थे, तो इसलिए पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी भी कुछ है या नहीं। तो डायलिसिस बेसिकली उन मरीज़ों में किया जाता है जिनकी दोनों किडनीज़ जो हैं वो फेल हो चुकी हों। अच्छा। अब आपने सही कहा कि ज़्यादातर इसमें जो मरीज़ हैं वो ओल्ड एज में है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो कॉज है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जिसको हम डायलिसिस डिपेंडेंट मरीज़ कहते हैं, वो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। शुगर और ब्लड प्रेशर जो ऐसा मर्ज़ है जो कि जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करता है, दिमाग से लेके पाँव तक। तो जब हर जिस्म का हर उज़्वा मुतासर होता है तो गुर्दे भी मुतासर होते हैं। तो जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के जो 95% पेशेंट हैं वो डायबिटीज़ के हैं और हाइपरटेंशन के। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो अमराज आते हैं जिसमें जो डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मतलब वो बच्चे जो जिनको स्टोन डिजीज़ है ख़ास तौर पे, वो भी डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं अगर उनका बर वक्त इलाज नहीं कराया जाता। गुर्दे कुछ पैदाइशी तौर पे उनमें ऐसे अमराज मौजूद होते हैं जिसको हम
ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहते हैं, या कोई नेफ्रोलॉजिकल कॉज होते हैं जो गुर्दों के अंदरूनी बनावट को जो है मुतासर किया हुआ होता है उन्होंने, तो वो भी डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें एज की कोई कैद नहीं है, कोई भी जो है वो डायलिसिस तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि गुर्दों का स्टेटस उनका जो है वो पैदाइशी तौर पे कैसा है, और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्टोन डिजीज़, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि गुर्दों के मुतासर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं डायलिसिस का जो प्रोसीजर है वो मेरे नज़दीक, मैंने एक बार एक पेशेंट को भी देखा था, वो डायलिसिस को कर रहे थे, मैं पीछे थी, तो वो थोड़ा, अब ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है, तो वो प्रोसीजर थोड़ा मुझे बड़ा स्कैरी लगा, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल भी था। और जो डायलिसिस मशीन है उसका भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपका पूरा ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा होता है। क्या अब तक पाकिस्तान में इस तरह की कोई मशीनरी नहीं है जिसके थ्रू बड़े इजी तरीके से हम डायलिसिस प्रोसीजर कर सकें? क्योंकि मोस्टली पेशेंट यही कहते हैं कि आप 7 या 8 डायलिसिस करें तो आपकी जान निकल जाती है, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आप उसको कोप ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या इस प्रोसीजर की वजह से पेशेंट ज़्यादा जो है वो सर्वाइव नहीं करते? देखें, डायलिसिस जाहिर सी बात है एक नॉर्मल से हट के एक फिनोमेना है, ताकि यूरिन जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल में किडनीज़ जो है, कि अब किडनीज़ का काम क्या है कि जिस्म के अंदर जो भी तेज़ाबियत है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो कि बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं या फूड के डाइजेशन से बन रहे हैं, उनको जिस्म से खारिज करना है। अब उसमें यूरिया है, एसिड्स हैं, एक्सेस वाटर है, और उसमें पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। अब जब किडनीज़ फेल हो गई तो ये सारी जो चीज़ें मैंने गिनवाई अभी, ये सारी जिस्म में जमा हो रही हैं। अब उनको जो है वो जिस्म से निकालना है। सही। उसका सिर्फ वाहिद हल है, वो है डायलिसिस। ये भी लकीली साइंस ने इतनी तरक्की की कि इस तरह की मशीन ईजाद हो गई कि अब ये मरीज़ जो हैं, जो कि जिनको सिर्फ एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जो है वो एक डेथ सेंटेंस होता था कि आपके गुर्दे ख़राब हो गए, अब आपकी ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर है। लेकिन आजकल के दौर में, मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऐसे मरीज़ भी हैं जो कि 15 साल, 20 साल, इवन 25-25 साल भी डायलिसिस पे हैं, और अपनी हेल्दी रूटीन वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज करते हैं, वो काफ़ी अच्छे अपने कैरियर में हैं, वो बहुत अच्छी पढ़ाई में हैं, एथलीट हैं, तो वो एक तरह से नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार रहे हैं। 20-25 साल इवन के उनके गुर्दे फेल हैं। अच्छा, डायलिसिस में कितना टाइम मतलब रिक्वायर्ड होता है? फॉर एग्जांपल एक डायलिसिस हुआ, फिर कितनी देर के बाद दूसरी डायलिसिस आप कर सकते हैं? जिसमें जो रिकमेंडेशन है इंटरनेशनली, वो पेशेंट जो कि मुस्तकिल डायलिसिस के अमराज में डायलिसिस पे अब डिपेंडेंट हो गए हैं, तो उनको 14 आवर्स अ वीक, मतलब 12 घंटे एक हफ्ते के दौरान जो है वो डायलिसिस की ज़रूरत है। इसको जो है वो हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो किडनी के स्पेशलिस्ट फिजिशियन होते हैं, वो इनको हफ्ते में 3 दिन का टाइम देते हैं, यानी कि हर दूसरे दिन जो है 4 घंटे की डायलिसिस जो है वो होनी चाहिए। ये एक आइडियल सिनेरियो है जिसमें ये होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको मशीन लेके रखनी पड़ेगी अपने घर में? मतलब मशीन लेके रखने की ज़रूरत तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अब बेशतर हिस्सों में जो है वो डायलिसिस सेंटर अब मौजूद है हर इलाके में। तो जाहिर सी बात है, अब 22 करोड़ की आबादी है, उसमें कुछ पेशेंट जो हैं वो परसेंटेज जो है वो डायलिसिस के मरीज़ों की है, उनका नंबर भी लाखों में ही होगा। तो अब लाखों मशीनरी तो आ नहीं सकती, तो इसलिए ये कि उनको मुख्तलिफ सेशन में जो है वो किया जाता है। लेकिन इसके लिए स्पेशलाइज्ड इदारा हो जहाँ पे जाएं आप वहाँ, क्योंकि ये एक बड़ा ही जो है वो टेक्निकल प्रोसेस है। ये घर पे ऐसा नहीं है कि स्विच लगा दिया और आप डायलिसिस हो गए। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दौर में ऐसा भी होगा। जी बिल्कुल, जैसे ये थैलेसीमिया के पेशेंट को पहले हम देखते थे बिल्कुल हॉस्पिटल में इनका सेपरेट डिपार्टमेंट होता था। अब मेरी नज़र से एक पेशेंट गुजरी थैलेसीमिया की कि वो क्लिनिक गई, उसने ब्लड लगाया, उसके पास एक मशीन है जिसमें इसका ब्लड जो है वो स्टोर होता है, उसको उसने कनेक्ट किया अपने हाथ के साथ और बैग की तरह उसको पहना और वो रास्ते में चल रही है। और मैं हैरान रह गई कि यूँ मैं हैरान रह गई, मैंने कहा वाओ, इतना हम ज़्यादा आगे एडवांस हो चुके हैं कि अब हमें थैलेसीमिया के मरीजों को पहले ये कहा जाता है कि वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। 17 से 18 साल तो बहुत दूर है, 12-13 साल में ही बच्चे जो है वो बढ़ना स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अब मैं देखती हूँ वो यंग लड़की हैं और माशाल्लाह एक्टिव है। हम माशाल्लाह आ तो रहे हैं, मेडिकली बड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, लेकिन जैसे आपने बात की कि जो है वो इसमें रिसेंट एडवांसेस किया है, तो इसमें अब एम्बुलेटरी डायलिसिस, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया थैलेसीमिया के पेशेंट का, कि वो कनेक्ट करते हैं और अपना डेली रूटीन कर रहे होते हैं उस वक्त भी,
तो इसी तरह एम्बुलेटरी डायलिसिस का भी कॉन्सेप्ट जो है वो है मेडिकल साइंस में, जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस खासतौर पर पेट के ज़रिए से वो डायलिसिस होती है, तो वो भी एक तरीक़ेकार है इलाज का, लेकिन वो चूँकि अभी बहुत कम तादाद में और काफ़ी महंगा है और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आई गेस हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लैकिंग इसी चीज़ की है कि मशीनरी मौजूद है मार्केट में, लेकिन हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक जो आम डायलिसिस का सिर्फ एक सेशन है वो एक तकरीबन उसकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है सेटअप के हिसाब से, वो 2000 से लेके 6000 तक वेरी करती है। बिल्कुल। तो एक सेशन के अगर कोई इंडिविजुअल 3000 रुपये देता है और हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं, तो हफ्ते का उसका खर्चा जो है वो 9000 रुपये तो हो गया, और महीने के जो है वो 36,000 हो गया। फॉर सपोज 36,000 वो सिर्फ अपने इलाज पे खर्च करें, तो बाकी चीज़ें वो किस तरह जो है। और दूसरी बात, हमारा वो तबका जो गरीब है, अब यकीन करें हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर तो बहुत कोई पुरसान हाल ही नहीं है। पेशेंट डायलिसिस के लिए एक हफ्ते की पहले की डेट लेकर आते हैं, और डायलिसिस ना होने की वजह से, चूँकि अभी ये लॉकडाउन था, उसमें हमारे कितने पेशेंट ने सफ़र किया है, क्योंकि वो उनका एक्सेस नहीं होता हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल वालों ने तमाम OPTs बंद किए हुए थे। इसमें मोस्टली लोग, अच्छा एक बहुत बड़ा एक वो भी आया था कि जो पेशेंट मर रहे थे उनको ये कहा जा रहा था कि वो कोरोना के पेशेंट हैं, चाहे वो ऑलरेडी उनके डायलिसिस चल रहे थे। सिविल हॉस्पिटल में, मैं नाम लूँगी, सिविल हॉस्पिटल में मैंने खुद 2-3 ऐसे केसेस देखे जो कि कोरोना के पेशेंट नहीं थे, उनका कोई और मसला था। एक तो कार्डिक पेशेंट थे और एक जो थे वो उनके डायलिसिस का मसला था। उनको उन्होंने पहले रेफ़र किया SIUT में, फिर SIUT वाले ने उनको 15 दिन के लिए घर भेज दिया। रीज़न ये बताया, उनको डायलिसिस की नीड थी। रीज़न ये बताया गया कि आप जो है वो 15 दिन बाद आइएगा, क्योंकि हमारे पास कोरोना का सीज़न चल रहा है, हम नहीं चाहते कि आप इन्फेक्टेड हो। फिर उनको घर भेज दिया। अब 15 दिन से वो विदाउट डायलिसिस के घर पे पड़े हुए हैं। अब आप ज़रा सोचें, वो पेशेंट जिसको हर वीक में डायलिसिस की ज़रूरत थी, अब 15 डेज से वो घर पर पड़े हुए हैं। अब डायलिसिस हो नहीं रहे, उनके पाँव में स्वेलिंग हो रही है, बॉडी में एडिमा आ गया है, वो उनकी नर्वस सिस्टम इतनी इफेक्ट हो गई है, अब वो घर वालों को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मींस अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखें आप, हम तो चलो प्राइवेट में तो फिर भी 8-9 हज़ार देकर हम अपना काम चला लेते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या लोगों के पास या वहाँ की फैकल्टी के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो गरीबों के लिए कुछ अलग करें, कुछ यूनिक करें? ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा। वो ये है कि जिस तरह आपने सिविल हॉस्पिटल और SIUT का नाम लिया, तो मेरी अपनी ट्रेनिंग वहाँ की हुई है। तो SIUT मतलब ऐसा इदारा है जो कि मतलब एशिया में इस वक्त इस तरह का इदारा नहीं है। exactly. वहाँ पे रोज़ाना 1000+ डायलिसिस सेशन होते हैं, 1000+, और राउंड द क्लॉक वो चल रहा होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आती। बिल्कुल। तो कोरोना का एक अलग इम्पैक्ट है, वो उसने हॉस्पिटल को भी मुतासिर किया है, इकोनॉमी को भी मुतासिर किया है, हर इंडिविजुअल को मुतासिर किया है, वो हर घर इससे परेशान है। तो हॉस्पिटल भी इससे ज़्यादा अफेक्ट हैं। तो इसमें कोशिश यही की जाती है कि वो मरीज़ जिनको मतलब इमरजेंसी ज़रूरत है, सर्जरी की, हॉस्पिटल में दाखिले की, डायलिसिस की, तो वो तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ठीक है। चाहे वो मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करनी पड़े तो वो भी की जाती। अब जाहिर सी बात है, हमारा हॉस्पिटल, हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है, उसमें मेडिसिन की सहूलियात और हॉस्पिटल की सहूलियात इतनी ज़्यादा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब हम जब सुन रहे थे तो कोई 22 करोड़ की आवाम के लिए कोई 4200 वेंटिलेटर्स, विच इज़ नॉट सफिशेंट। मतलब हर पेशेंट को जो है वो कैटर नहीं किया जा सकता, अनफॉर्चुनेटली। मतलब इसमें कि हमारे वेंटिलेटर ख़राब हो रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें जो है वो हम बज़ाते कौम हमारा सबका एक इसमें हाथ है। तो हमें मतलब इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हमें हेल्थ कम्युनिटी को, हमें अपनी गवर्नमेंट को, हमें अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसमें मीडिया का बड़ा रोल है, उसको मतलब इनकरेज करना चाहिए। उनको ये आवाम को ये तासुर देना दिया चाहिए कि दे आर देयर टू हेल्प यू। मतलब इसमें ना डॉक्टर्स को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपकी हेल्प ना करने से, ना कोई पुलिस वाले को एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो हमें बज़ाते कौम जो है, एक कौम बन के जो है वो इसमें काम करना, हर बंदे को अपना 100% बिल्कुल देना होगा, तब जाके इस वक्त हम रह सकते हैं। एक अच्छी कौम बनने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप अपने गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करें,
आप अपनी हुकूमत पर ट्रस्ट करें। Exactly. लेकिन हमारे यहाँ हमारा मेडिकल का सब सेटअप अलग है, हमारे यहाँ हमारे मीडिया हजरात का सेटअप बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ हमारे मिनिस्ट्री साइड का सेटअप बिल्कुल अलग है। सब अपनी अपनी हुकूमत कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीके से। Exactly. सब एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करने के टाइम पर चिके कि तो माँ वती गवर्नमेंट सर ट्रस्ट न कने जो कि हमारा सजना चे पेश कने ड्यूटी और दोमी में तो कामी चो गुस्सा नफरत अमी चो ज़्यादा ही कि माँ कसी ये गप्पा ना भी एक्सेप्ट को ना करने के, अगर आप सच भी अवर करते तभी मैं ये एक्सेप्ट को ना करने के पर्ची के मैं तो का गुस्सा हंसते। सो ये चीज़ हमारा बाज पुश्ता बारते पर्ची के अल्लाह ताला गुशी के जब तक तो देम वाला मर्दों में सर यकीन न करने थी कार चो शर बीतते हमारा वती गवर्नमेंट सर ट्रस्ट कने ड्यूटी एक मौके दे एक लूटी एकदम सच्चे सियासतदान बने थे ना। मसला ही हमेशा हम सब सियासतदान बन गए। हम घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं गवर्नमेंट भी हमारी हो, हम जो सोचे वही हमारे साथ हो। कोई अगर हमें कुछ बोलता है, इवन कल की बात है, हम प्रोग्राम कर रहे थे, अचानक से एक कॉल हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि मैंने इनको कहा, मैंने कहा SOPs तो बनाए हमें गवर्नमेंट ने, हम ही अमल नहीं कर रहे होते। तो उसने कहा कि जो SOPs नहीं बनाते उनको गोली मार देनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर आप स्टार्ट जो है हम अपने घर से करते हैं। ठीक है, आपके घर में अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो आप उसको गोली मार दें, और अगर बाहर कोई मतलब इमेजिन करे सबके हाथों में गन है और सब एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं। मतलब ये तो एक अच्छे तहजीब याफ्ता माशरे में मतलब इस तरह तो नहीं होता exactly. मतलब हमें तो अब जैसे कल आपने देखा होगा कि कराची शहर में कितनी सख्त आंधी आई है। बिल्कुल। अब एक नेचुरल एक उसमें क्लाइमेटी है, उसको कोई इंडिविजुअल, उसको कोई हेल्थ प्रोफेशनल, कोई गवर्नमेंट, कोई जो है वो वेदर रिपोर्ट करने वाले लोग जो है उसको स्टॉप नहीं कर सकते। exactly, एक नेचुरल क्लाइमेटी है। अब ये कोरोना वायरस जो है ये एक नेचुरल एक प्रॉब्लम है जो कि पूरी दुनिया में है। तो लोग जो है ना वो सियासतदान बनना बंद कर दें, अपनी अपनी बातें शेयर करना बंद कर दें। अच्छा, हमारे पास कॉलर है सानिया महमूद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। सानिया आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल, आपकी दुआएं, आपका चैनल हमें बड़ा अच्छा लगता है और आपका प्रोग्राम भी। थैंक यू सो मच सानिया। सानिया कुछ पूछना है आपने? मैंने कुछ नहीं पूछा, बस आपके प्रोग्राम पे कॉल करनी थी। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं आपको। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सानिया, हमें देखने के लिए और हमें सुनने के लिए। पता है आपको, देखना और सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग तो बात सुनते ही नहीं है, बस बोलते रहते हैं। अक्सर हम जब बैठते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, तो मोस्टली लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि वो सही बोल रहे होते हैं। सानिया बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें देखते हैं। कॉलर्स हमारा फ़ोन बेकरनते थी गप्पा ने मेरे शेयर बेकरनते, और अगर कोई बीमारी हंसते या कोई अगर हमें जोस्ते हंसते तो मैं कह बेकर था डॉक्टर में कह मौजूद हैं, तो मैं बिल्कुल हमारा जवाब दें। अच्छा, ज़रा कोरोना के बारे में बताएं, आप क्या करना चाहिए हमें बीइंग अ सिटीज़न, एक अच्छे मुअज़्ज़िब शहरी क्या करें इस वबा में? देखिए, एक हर अब तो इसकी इंटरनेट के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में अब अवेयरनेस पे तो बहुत सारी बात हो चुकी है। मैं सिर्फ एक जो पैगाम देना चाहूँगा वो ये है कि ज़िम्मेदार बने, आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लें। मतलब हम बहैसियत कौम इतने ज़िम्मेदार नहीं है। सिग्नल पे अगर रेड है, खड़े हुए हैं, इधर उधर देखा, चले गए, ये जिम्मेदारी नहीं है। आपको जिम्मेदारी का सबूत खुद से, अपनी ज़ात से शुरू करना पड़ेगा। आप खुद जिम्मेदार बनेंगे, आप अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, तो एज ए यूनिट फिर पूरी कौम जो है वो इसका ख्याल रखेगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ही गरीब हैं बेचारे, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो हॉस्पिटल जाएं और वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़ाहिर से भी ट्रैवलिंग में भी खर्चा होगा, इलाज में भी खर्चा होगा, रहने का वाला खर्चा होगा। तो वो हजरात जो बेचारे गरीब हैं, वी अंडरस्टैंड, मतलब हम उनको समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी उन्हीं की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनको एहतियात करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके घर में वसाइल कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, एक दूसरे के करीब हैं, मोहल्ले जो हैं वो बहुत ही कंजेस्टेड हैं, गलियां तंग हैं। तो हर घर में अगर कोई एक बंदा कमाने वाला है तो वो ही बाहर जाए, सही, बाकी लोग घर में रहें, अपने आप को महदूद करें। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको महदूद रखें अपने घर तक। सिर्फ अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है,
एक इंडिविजुअल जाए, सारा काम करके फ़ौरन से वापस आए। और बाकी जो एहतियाती तदाबीर हर जगह हर वक्त सबको बताई जा रही हैं, डिस्टेंस रखें, रश नहीं करें किसी भी जगह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल गया, हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से बात करते हैं। जीरी गोंडी ब्रेक गेस्टर का बुतरान करें मैं गुमा बेबेता।